हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। जय हिंद। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो इंसान कल तक क्रांति का सबसे बड़ा महानायक था, गरीबों का मसीहा था, गरीबों की भीड़ उमड़ पड़ती थी उसका एक झलक देखने के लिए, आज वही भीड़ उसकी सिर काट दो इसलिए चिल्ला रही है, नारे लगा रही है। वो आदमी कौन था? रॉबोस्पेयर, जिसने क्रांति की रक्षा के लिए आतंक को अपना हथियार बनाया, लेकिन उस आतंक ने उसे ही निकल गया। वहाँ पर ऐसा कानून बनाया गया कि सिर्फ शक के बिना पर लोगों को सिर काट दिया जाए। क्या आप सोच सकते हैं, सिर्फ 14 महीनों में 17,000 लोगों का सिर काट दिया गया हो। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आतंक का राज 1793 से 1794 तक चला। इस आतंक का राज, इस युग को आतंक का युग कहा गया। इसमें जो सबसे बड़ा महानायक था वो कौन था? रॉबोस्पेयर, जिसने दंड और सत्ता को संभालने के लिए ऐसी कठोर नीतियां बनाई। गणतंत्र के शत्रु, कुलीन वर्ग, पादरी व अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमत रहने वाले पार्टी के सदस्य को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अब सोचो, गणतंत्र है, लोकतंत्र है, तो वहाँ पर तुम जो नीतियाँ बनाओगे उसके खिलाफ बोलने वाले भी तो लोग होने चाहिए। तुम अगर एक व्यक्ति अगर कोई नीति बना रहा है, उसके खिलाफ बोलने वाले लोग नहीं, तो वो आदमी निरंकुश हो सकता है, उस पर अंकुश लगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं। लेकिन रॉबोस्पेयर ने ऐसी नीतियां बनाई कि उसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता, वो जो कर रहा है वही सही। उसके बाद क्या हुआ, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था जो भी उसके खिलाफ बोलता था। क्रांतिकारी न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता था। क्रांतिकारी न्यायालय कोई सामान्य न्यायालय नहीं होता, जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वैसा कोई आम कोर्ट नहीं होता था। सुप्रीम कोर्ट मान ली विशेष कोर्ट है, लेकिन फिर भी उससे भी अधिक विशेष होता था क्रांतिकारी न्यायालय। ये आमतौर पर तब बनाया जाता था जब कोई विशेष क्रांति हुई हो, तगड़ा पलट हो और इमरजेंसी हो, आपातकालीन स्थिति में बनाई जाती थी ये। और ये तुरंत जो सरकार है, जो नीति के खिलाफ पूरा कड़क एक्शन ले सकते थे। इतना कड़क एक्शन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ले सकता, उसे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती। लेकिन इस जो क्रांतिकाली न्यायालय है, उसको उतना भी नहीं देखना पड़ता था। उसके बाद न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर गिलोटिन पर रखकर सिर धड़ से अलग कलम कर दिया जाता था, सिर धड़ से अलग कर दिया जाता। जानते गिलोटिन क्या है? दो खंभों के बीच लटकती आरे वाली मशीन को गिलोटिन कहते हैं। उसमें क्या करता था वो मशीन? ऐसा था कुछ, अगर हम समझने की कोशिश करें, ऐसा था। यहाँ पर एक खंभा था और इधर एक खंभा था और यहाँ पर आरा था और यहाँ पर लोगों का सिर रखा जाता था और फिर यहाँ से रस्सी होता था। इसको जैसे गिराता था तो यहाँ से इसका सिर कट जाता था और ये काफ़ी भारी आरा हुआ करता था ताकि एक ही बार में सिर कट जाए। ऐसा इसको बोलते थे गिलोटिन। और गिलोटिन को बनाया किसने था? गिलोटिन का आविष्कारक, गिलोटिन को बनाने वाला का नाम था डॉक्टर गिलोटिन। असल में गिलोटिन का नाम डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर ही गिलोटिन रखा गया। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। दोस्तों, तो अब क्या हुआ, ये जो क्रांति इस तरह से भड़क चुकी थी, इसको बाहरी खतरा भी बहुत था। तो बाहर से कौन कौन से खतरे थे? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और पूरे एशिया और यूरोपीय देश जो फ्रांसीसी क्रांति को कुचलने पर हमला कर रहे थे, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति को देख के वहाँ के लोग भी विद्रोह कर सकते। इसलिए आंतरिक कारण क्या था? फ्रांस के भीतर भी कई लोग थे, जैसे कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, ये सब हमने बताया, वो सब थे। और अनाज की किल्लत से जनता सड़कों पर आ रही थी। और क्या हो रहा था? अब ऐसे माहौल पर जो था रॉबोस्पेयर, उसने बहुत कड़ी नीतियाँ बनाई और ये नीतियाँ बहुत खतरनाक थी। तो अब देखो कि आगे क्या हो रहा था कि रॉबोस्पेयर की सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और की कीमतें तय कर दी। अधिकतम सीमा लगा कि मजदूरी इतना मिलेगा और जो सामान खरीदा जाएगा वो इतना में ही खरीदा जाएगा। उसकी मैक्सिमम लिमिट तय की गई, इतना ही तक, इससे अधिक इसका दाम नहीं बढ़ सकता। और ऐसा क्यों किया था रॉबोस्पेयर ने? और उसके बाद गोश्त और पावरोटी की रेशनिंग कर दिया। तो ये सब क्यों किया था? तो जब रॉबोस्पेयर का राज्य 1793-1794 तक था, उस वक्त फ्रांस में भूखमरी, महंगाई और अनाज की भारी किल्लत थी, कमी थी। अमीरों के पास बहुत सारा खाना था और गरीब के लोग एक टुकड़े रोटी के लिए भी तरस रहे थे। इसको ठीक करने के लिए रॉबोस्पेयर सरकार ने 2 कड़े नियम उठाए।
पहला था दोस्तों कि मीट और पावरोटी की सीमा तय करना, रैशनिंग करना। सरकार ने नियम बना दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो, एक तय मात्रा फिक्स लिमिट से ज़्यादा गोश्त या पावरोटी नहीं खरीद सकता। टुकड़ों, दुकानों और बेकरियों पर लंबी लाइन लगती थी और हर परिवार का कोई राशन कार्ड के हिसाब से ही खाना मिलता था, ताकि सबको थोड़ा खाना मिल सके इसलिए, और कोई भूखा ना मरे इसलिए ऐसा सीमा तय कर दिया गया। और फिर क्या हुआ, कीमतों पर लगान, प्राइस सेलिंग। सरकार ने गोश्त, पावरोटी और मजदूरी की अधिकतम की मैक्सिमम प्राइस तय कर दी। यही दुकानदार अपनी मर्जी से महंगे दामों पर रोटी या गोश्त नहीं बेच सकते थे। अगर कोई व्यक्ति जितनी कीमत तय है उससे ज़्यादा बेचने की कोशिश करे तो उसे सज़ा मिलती थी। इसके साथ दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर लोग लगा दी। सफ़ेद आटे की कीमत बहुत ज़्यादा थी। अमीर लोग जो बढ़िया सफ़ेद आटा, फाइन फ्लोर खाते थे, उस पर बैन लगा दिया गया। उसके जगह पर सभी नागरिकों को सबूत गेहूं, बराबरी का प्रतीक माने जाने वाले समानता रोटी खाना अनिवार्य हो गया कि सभी लोग यही खाएंगे, चाहे राजा हो, रिश्तेदार हो या मजदूर हो, सबको एक ही तरह के साबुत गेहूं, होल व्हीट से बनी समानता रोटी खानी पड़ती थी। रोबोस्पेयर की सरकार यहीं पर नहीं रुकी थी। बोलचाल और संबोधन, इसमें भी उसने चेंज किया, बोलने में, भाषा में भी चेंज। खाना में तो क्या ही, भाषा में भी किया। भाषा में क्या किया, बराबरी लाने के लिए आचार व्यवहार को आसान करने की कोशिश, मतलब लोगों में बराबरी हो, लोग बराबर रहे, इसलिए उसने यहाँ चेंज किया। मोसेयुअर महाशय के जगह पर सीतोयन मोसेयुअर फ्रेंच भाषा है और इस पर महाशय कुछ बदलकर नागरिक कर दिया। मोसेयुअर को बदलकर सीतोयन कर दिया, समझा, मत चेंज कर दिया कि महाशय मतलब ऐसा क्यों किया, महाशय मतलब एक ही, हम इसको एक व्यक्ति को बोलते हैं तो महाशय, और नागरिक बोलते हैं पूरे देश में जितने लोग हैं उन सबको दर्शा, इसलिए हम चेंज कर दिया। इसके बाद और चेंज किया इसने, महिलाओं क्या किया, महोदय को सीतोयन नागरिका चेंज कर दिया, क्योंकि मोदम मतलब महोदय एक आदमी को, महोदय एक आदमी को, और सीतोयन नागरिक सभी को, तो सभी को दर्शाने के लिए इसने यहाँ पर ही चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, महाशय के जगह पर नागरिक का, महोदय के जगह पर नागरिका चेंज कर दिया। उसके बाद क्या किया इसने, चर्चों को, भवनें जो थे, चर्चों को बंद कर दिया गया, चर्च को पूरी तरह, और वैसे जो चर्च में जो पादरी वक्त थे उन सबको वहाँ से निकाल दिया गया, भगा दिया गया, और वहाँ पर बैरक और दफ्तर, बैरक क्या होता है, जहाँ पर सैनिक रहते, इसको बहुत मजबूत बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर सैनिक रहते हैं और सैनिकों के हथियार भी रहते हैं। उसके बाद दफ्तर जो ऑफिस है और जिसमें सरकारी लोग काम करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, रोबोस्पेयर की नीतियाँ इतनी सख्ती से लागू हुई, रोबोस्पेयर ने जो नीतियाँ बनाई थी वो इतनी सख्ती से लागू हो गई कि समर्थक भी त्राही करने लगे। उसके साथ भी थे लोग, उनको बहुत तकलीफ होता था क्योंकि किसान अगर कुछ भी उपज करते थे उसकी कीमत तय थी इतना ही, उससे अधिक वो नहीं बेच सकते थे, उससे अधिक दाम पर वो नहीं बेच सकते, तो किसानों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी, किसानों को बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके बाद 20 और 90% लोग वहाँ किसान ही थे फ्रांस में। और तो अंततः जुलाई 1794 को न्यायालय द्वारा दोषी पाकर गिरफ्तार करके अगले दिन ही गिलोटिन पर लटा दिया। 14 जुलाई 1794, 14 जुलाई नहीं लिखा है, सिर्फ जुलाई 1794 को न्यायालय ने रोबोस्पेयर को दोषी पाया कि वो जो है लोगों में अविश्वास फैला रहा, लोगों पे, मतलब वो दोषी है, लोगों के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, ऐसा कुछ उसने दोषी पाया। मतलब वो लोगों पर इतना अत्याचार कर रहा था उस पर, और बहुत सारे लोगों को उसने मरवा दिया था। दोषी पाकर गिरफ्तार करके अगले दिन फांसी पर लटका दिया गया। हमने देखा गिलोटिन पर उसने लोगों को बहुत काट रहा था, लगभग 14 महीने में 17,000 से ज़्यादा लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। इस वजह से न्यायालय ने उसे दोषी पाकर उसे वो गिलोटिन पर चढ़ा दिया उसको भी। तो ये था आतंक का राज का कहानी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू, बाय बाय।